हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मिड कैप मार्केट का पूरा एक्शन आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। बाजार में बिकवाली का दबाव, निफ्टी 18,600 के नीचे आया। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी दिन के निचले स्तरों के करीब। लगातार 4 दिनों की तेजी के साथ 5 साल के शिखर पर पहुंचा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। उधर आईटी, मेटल और फार्मा स्टॉक्स में आज दिख रहा है दबाव। फर्टिलाइजर शेयरों में उछाल, यूरिया का मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। 20 साल से नहीं बढ़ी है मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरे नियमों में भी मिल सकती है छूट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सीएनबीसी आवाज की एमपीसी में एक्सपर्ट्स की राय, आरबीआई कल ब्याज दरों में 25 से 35 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकता है ब्याज। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। संकेत विदेशी बाजारों से कमजोर थे, जिसकी तर्ज पर थोड़ा प्रेशर ही हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखा। अभी निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। 18,600 को हालांकि होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है फिलहाल बाजार। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहां थोड़ा सा प्रेशर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब 200 अंक के आसपास का गिरावट हमने बैंक निफ्टी में देखी थी, अब वापस 150 अंक नीचे है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, लेकिन हाँ दिन के निचले स्तरों के आसपास ये आ चुका है। और प्रेशर आपको मिड कैप्स में भी दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ½ % नीचे कारोबार कर रहा है। तो सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं आज के सेशन में, लेकिन मोर और लेस मार्केट थोड़े से दबाव के साथ ही फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन फटाफट से अब देख लेते हैं समय के संकेत क्या हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। क्यूज देख लेते हैं पहले एशियाई बाजारों से। और एशियन मार्केट्स में निकेई आपको हल्की बढ़त दिखा रहा है। शंघाई का बाजार फ्लैट है। हांगकांग का बाजार ½ % से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है और कॉस्पी 1% नीचे है। तो एशियन मार्केट्स भी वैसे तो मिक्स्ड है, पर ज्यादातर बाजार प्रेशर की साइड ही ट्रेड कर रहे हैं। आप नजर डालेंगे एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स पर। अमेरिकन मार्केट्स में पिछली रात हमने दबाव देखा, अभी अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 21 अंक ऊपर है। वहीं अगर आप नेस्डेक का फ्यूचर देखेंगे तो ये नेगेटिव बास के साथ कर रहा है ट्रेड, ऑलमोस्ट 11 अंक नीचे। तो अगेन कोई क्लैरिटी आपको अमेरिका के फ्यूचर्स की तरफ से भी दिखाई नहीं दे रही है। तो सुस्ती का ही माहौल, प्रेशर शायद बना रहे रिमेनिंग सेशन के लिए भी। लेकिन अब तक बाजार में हुआ क्या है की हाईलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो दबाव तो है, दिन के निचले स्तरों के आसपास ही भारतीय बाजार आ चुके हैं, लेकिन 18,600 के नजदीक फिलहाल निफ्टी कारोबार कर रहा है। लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है। 5 इयर्स के हाईस पर इंडेक्स आ चुका है और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स अब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तमाम सरकारी बैंकों में तेजी देखने को मिल रही है। कमजोरी कहां से आ रही है फिर? तो आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स ये बाजार पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ये दो पॉकेट जो दबाव में। इसके अलावा रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा स्टॉक्स में भी बिकवाली है। सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर तेजी, उसमें एनबीएफसीज, सीमेंट और शुगर स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स के लिए क्या सजेशन होगा बाकी बचे हुए सत्र में? कोई क्लैरिटी तो इंटरनेशनल फ्रंट पे या फिर वहां से मिल रहे क्यूज से नहीं दिख रही है, लेकिन 18,600 को निफ्टी होल्ड कर रहा है। क्या रेंज और क्या व्यू? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। लगता है कि जो अभी जो लो बना है निफ्टी में, शायद यहाँ पर सस्टेन कर पाए। यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, ऐसा उम्मीद है मुझे। अगर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी में एक करीब अप मूव मिल सकता है, जो कल का जो क्लोज है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। गुड चांस इट कैन बाउंस फ्रॉम हियर। ये एग्रेसिव ट्रेड है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की बात करें तो एग्जैक्टली वही हाल बैंक निफ्टी में भी है। जो अभी जो रिसेंट लो बना है बैंक निफ्टी में करीब अराउंड 43,100 के आसपास, वेरी गुड चांस ये पर सस्टेन कर ले और अपर रीजन देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ होगा तो 43,300 पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। बस ये एक जोन है, जगह अच्छी है, बाउंस करना है, जगह तो अच्छी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। तो दोनों ही इंडेक्स पर अग्रेसिव ट्रेडर्स तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। हो सकता है यहां से दोनों ही इंडाइसेस बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। 43,300 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। लेकिन चलिए मिड कैप का इंडेक्स लाते हैं और दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी या फिर मंदी की तरफ देखने को मिल रहा है। उससे पहले गाबा साहब के पिक्स और ले लेते हैं, उसके बाद आपके सामने मिड कैप्स की डिटेल्स लाएंगे। गाबा साहब, 2 ट्रेडिंग आइडियाज आपकी ओर से। एक्चुअली मैं सोचा था आप ना ले तो अच्छा है लेकिन मैं दूंगा जरूर। इंडियन बैंक मुझे ठीक नजर आता है, लेकिन बहुत रिलेक्टेंटली निकाल के दिया है मैंने, बहुत मुश्किल से निकाला है इंडियन बैंक। अब ट्रेड करा है 290, हो सकता है 295 देखने को मिले इंडियन बैंक में। स्टॉप होगा कितना? 287। तो रिलेक्टेंट है, लेकिन यस इंडियन बैंक ठीक नजर आता है। दूसरा डाबर, शायद यहाँ पर एक अप मिले डाबर में। ट्रेड करा है 589 पर, हो सकता है 595 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 587, बस ₹2। तो ये रिलेक्टेंट ट्रेड्स हैं दोनों ही।
ओके, तो डाबर में 587 का स्टॉप लॉस, 595 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। इंडियन बैंक में आप एक ट्रेड 287 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही तेजी के ट्रेड हैं। अब मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं। पहले तो लेकर आते हैं इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद अलग अलग पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन अब स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं और शुरुआत करेंगे सरकारी बैंक स्टॉक्स के साथ। पीएसयू बैंक स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स तो 5 ईयर्स के हाइस पर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में जोरदार तेजी है। 4% से लेकर 5-5.5% के मूव्स इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। पीएसयू बैंक्स के अलावा एनबीएफसी में भी बाइंग है, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स, बैंक्स जितनी तेजी नहीं है ऑल्दो, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 2.5% ऊपर, एलएनसी हाउसिंग फाइनेंस अब थोड़ा नीचे आया है। जब हमने ये लिस्ट बनाई थी तब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा था। इक्विटास 3% ऊपर और जेएससी हाउसिंग का स्टॉक 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है फिलहाल। सीमेंट स्टॉक्स में भी बाइंग है। अंबुजा सीमेंट 1% ऊपर, हिडलबर्ग सीमेंट 1.5% ऊपर, स्टार सीमेंट में 2.5% की मजबूती। सांगी इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शुगर में थोड़ा सा एक्शन दिखा है तेजी की तरफ, 6.25% ऊपर उगर शुगर, श्री रेणुका 3% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान में 5.5% का मूव और डल में भारत शुगर 2.5% की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। प्रेशर कहां पर है? फार्मा में वॉकर 2.5% नीचे, ग्लेनमार्क फार्मा, बायोकॉन, मेट्रोपोलिस में आपको 1 से 2% की कमजोरी आज के सेशन में दिख रही है। आईटी में दबाव है, कोफोर्ज 2.5% नीचे, पर्सिस्टेंट सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, एलेंटेक सर्विसेज भी 0.25% से लेकर 2.5% की कमजोरी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। मेटल्स दिखाते हैं जहां पर दबाव है, सेल 2.5% नीचे, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल में भी 0.5% से लेकर 2.5% की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये है वो पॉकेट्स मिड कैप स्पेस से जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आपको तेजी मंदी की तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन गाबा साहब से राय लेंगे उससे पहले कुछ और खबरें आपको बता देते हैं और बात करेंगे रेलवे बजट की। और अनुमान यह है कि बजट में सरकार का खास फोकस रेलवे पर हो सकता है। सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बजट में रेलवे का आवंटन 25 से 30% सरकार बढ़ा सकती है। और डिटेल्स के साथ दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपाली बताइए क्या डिटेल्स हैं, कितना एलोकेशन रेलवे के लिए बढ़ सकता है? देखिए, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बार जो यूनियन बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, रेलवे पर अच्छा खासा फोकस दिखाई देगा। जहां तक बजट एलोकेशन की बात है तो इसमें पिछले या फिर कहा जाए कि जो अभी मौजूदा वित्त वर्ष है इसके मुकाबले 25 से 30% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। अब अगर फोकस एरिया की बात की जाए तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार ओवरऑल फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत बनाया जाए या फिर इसका कैसे विस्तार किया जाए, इस लिहाज से बड़ी घोषणाएं होंगी। अगर हम स्पेसिफिक एरियाज की बात करें तो रोलिंग स्टॉक की संख्या बढ़ाने, जो ट्रैक्स है उनकी डबलिंग और ट्रिपलिंग करने और साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर एक बड़ा टारगेट रेलवे ने रखा है। उस लिहाज से बजट एलोकेशन इन एरियाज के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। यात्रियों के हिसाब से एक बड़ी घोषणा की जा सकती है वंदे भारत ट्रेन को लेकर। अगर वंदे भारत के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये जानकारी मिल रही है कि इसी बजट में, जो आने वाला बजट है, इसमें 100 नई वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया जा सकता है। ये जो नई वंदे भारत ट्रेन होंगी ये स्लीपिंग फैसिलिटीज के साथ लॉन्च की जाएंगी। ये घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। एक और जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे कवच नाम दिया गया है, स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, इसके भी एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट इस बजट में देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर रेलवे पर खास फोकस रहेगा, आवंटन तो बढ़ेगा ही, कुछ और नए इनिशिएटिव्स पर भी फोकस सरकार का रह सकता है जिसमें रेलवे के विस्तार को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। रेलवे स्टॉक्स ऑल्दो काफी चले हैं, अब तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इस पॉकेट में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप नवंबर मंथ के ट्रेंड्स देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स में हमने अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। एक और खबर आपको बताते हैं, किसान अब अपनी समस्या सीधे सरकार को बता पाएंगे, चाहे दिक्कत बीज खाद से जुड़ी हो, फसल बीमा योजना हो या फिर एफसीआई से जुड़ी हो। किसान ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के जरिए शिकायत अब हो पाएगी। और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मंजंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कोशिश है असीम सरकार की, किस तरीके से किसान अब अपनी शिकायतों को लेकर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए दीपाली, ग्राउंड लेवल पर किसानों को काफी सारी समस्याओं का सामना जो करना पड़ता है। कभी उन्हें बीज नहीं मिलते, कभी उनको खाद की कमी से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, किसान जो है अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर प्रीमियम देते हैं लेकिन उनको मुआवजा जो है कई बार काफी कम जो है मिलता है। और एफसीआई के अधिकारी जो है उनको परेशान करते हैं कि उनका गेहूं जो है वो नहीं खरीदते हैं। तो अब इन सारी समस्याओं का निदान सरकार जो है केंद्र सरकार करने की तैयारी जो कर रही है। एक किसान ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल जो है बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसके जरिए से किसान जो है अपनी शिकायत सीधे केंद्र
सरकार से जो है कर सकेंगे। आप SMS के जरिए, कॉल के जरिए या फिर पोर्टल ऐप के जरिए किसान सीधे अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा पाएंगे। फिर सरकार इसके ऊपर एक्शन जो है वो लेगी। 3 टायर मैकेनिज्म जो है सरकार इस पर बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। 3 स्तर का ये इस पर का एक्शन जो है वो हो पाएगा। खासतौर पर सरकार ने इसका ट्रायल जो है ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू जो है वो कर दिया है। अगर वहां पर ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो किसानों से जो सुझाव मिलते हैं उसके बाद सरकार जो है इसको पूरे पैन इंडिया में लागू करने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो जनवरी से ये पोर्टल जो है किसानों के लिए पूरे देश के अंदर शुरू जो है हो सकता है। ओके, शुक्रिया असीम डिटेल्स बताने के लिए। तो फिलहाल तो इसकी टेस्टिंग होगी जनवरी से, अगर ये सक्सेसफुल रही तो किसानों के लिए भी ओपन हो जाएगी और डायरेक्टली वो अपनी शिकायत इस पोर्टल के थ्रू सरकार तक पहुंचा सकते हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं। ऑल्दो अगर आपको मिड कैप इंडेक्स भले ही नीचे दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। डिफेंस स्पेस में एक स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो, इस पर गावा साहब की राय लेते हैं। 324 पर ट्रेड कर रहा है 6.25% की मजबूती के साथ और स्टॉक में बाइंग तो है। गावा साहब क्या सजेशन है स्टॉक पर एस्ट्रा माइक्रो? बाय मोड पर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एस्ट्रा माइक्रो में करीब 310-15 के आसपास है। बाय मोड पर है लेकिन रेंज बाउंड है, तो अपर रीजन पे जो सेलिंग प्रेशर है करीब 330-35 के आसपास है। तो अगर आपको मिलता है तो मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है, लेकिन बाय मोड पर है, लेकिन साइडवेज मोड है, बेस्ट अवॉइडेड। ओके, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल साइडवेज जोन में ट्रेड करते हुए 524 के आसपास। लेकिन एक बार फर्टिलाइजर स्पेस से आरसीएफ के स्टॉक को लेकर आते हैं। फर्टिलाइजर्स को लेकर इस बार के बजट में अगेन एलोकेशन तो बढ़ सकता है ही, और बजट के आसपास आके ये पॉकेट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहती भी है। और अगर आप आरसीएफ को देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार चला भी है, डिप्स पे भी इस पे हमने बाइंग आते हुए देखी है। गावा साहब 127 पर कर रहा है ट्रेड। पोजिशनल व्यू हो, किसी ने खरीदा हुआ हो तो क्या सजेशन रहेगा? होल्ड है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर बाय मोड पर है, 120 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। नियर टर्म में टारगेट 130, 32 के हो सकते हैं, जा सकता है, लेकिन 124 का स्टॉप लगाना जरूरी है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइए, यही सजेशन आपके लिए रहेगा इस स्टॉक पर। एक दो शेयर्स और लेकर आते हैं। सीमेंट की तो हमने बात की ही थी जब मिड कैप्स का जिक्र किया था, वहां तो एक्शन तेजी का बना हुआ है ही, लेकिन एक स्टॉक पे राय लेते हैं, वो है टाटा पावर का। हालांकि काफी समय से ये स्टॉक रेंज में ही घूम रहा है। आज भले ही आपको 2% ऊपर दिखाई दे रहा हो, लेकिन लंबे समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है। गावा साहब, आपकी राय क्या है टाटा पावर पर? टाटा पावर बाय मोड पर है। मैं कहूंगा कि एक्चुअली ऑन लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में टाटा पावर साइडवेज जोन पर है। 225 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टाटा पावर। अपमूव मिलता है 235 जा सकता है, एक बार 235 240 भी एक पॉसिबिलिटी है। 226 का स्टॉप लगाना चाहिए टाटा पावर अगर लेना है तो, क्योंकि एक अपमूव के लिए एक स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी टाटा पावर। ओके, अच्छा गाबा साहब, आपने इंडियन बैंक पर तो ट्रेड दिया है, लेकिन बाकी सरकारी बैंक भी चल तो रहे हैं। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आए हैं, फिर चाहे वो बैंक इंडिया हो, बैंक ऑफ इंडिया, JNK बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, ये ट्रेडर्स को लेने चाहिए क्या प्रॉफिट से? होल्ड करें ये शेयर्स अभी भी? बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक ही नजर आता है, 175 पे ट्रेड कर रहा है, बाय मोड पर है, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में स्ट्रेच है, इसलिए एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। 172 का स्टॉप लगा चले एंड राइट द ट्रेंड। रही बात बैंक ऑफ इंडिया, मैं ये चार्ट निकाल लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया का और देखिए यहाँ पर क्या हाल है। बैंक ऑफ इंडिया भी बाय मोड पर है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच है। अगर लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बेहतर विकल्प रहेगा। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतर दिख रहा है खरीदारी के ट्रेड के हिसाब से। 174 के आसपास कर रहा है कारोबार। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी देंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार में तो अभी भी दबाव बना हुआ है। 0.5% के आसपास निफ्टी बैंक नीचे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 18,600 को होल्ड कर रहा है। जैसे गाबा साहब ने कहा कि अगर बाउंस बैक होगा तो इन्हीं लेवल से होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कुछ खबरें और आपको बता देते हैं। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र में कौन से अहम बिल आ सकते हैं, ये बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण, बताइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्स होंगे, किन पर फोकस होगा? देखिए, इस बार जो संसद का सत्र है, मुझे लगता है कि अगर आर्थिक लिहाज से देखें तो कौन से बिल आने वाले हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ कौन से बिल नहीं आ रहे हैं। जिसकी संभावना जताई जा रही थी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, जो कि बैंकों के निजीकरण के लिए ज़रूरी है, शायद इस सत्र में आपको आता हुआ ना दिखे, क्योंकि अभी तक उसका ना तो ड्राफ्ट बना है ना तो कैबिनेट में प्रस्ताव गया है। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको लेके सरकार ने अब कंसल्टेशन शुरू कर दिया है, तो उसको भी आने में वक्त लग सकता है। तो हो सकता है ये
अगले सत्र भी वो बिल ना देखने को मिले। तीसरी चीज, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, उसका भी ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया, सलाह मशविरा हुआ, कैबिनेट में जाएगा तो वो भी एक लंबा वक्त लगेगा। तो ये तीनों बिल आने की संभावना इस सत्र में नहीं है। लेकिन सरकार 16 नए बिल लिस्ट की है जो इस सत्र में लाना चाहती है। उसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस में बदलाव को लेकर के एक बिल है, उसको लाना चाहती है। मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाया जा सके, मीडिएशन बिल जो कि कंपनीज के कारोबार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा ट्रेडमार्क, एक ही एप्लीकेशन से पूरी दुनिया में आपको ट्रेडमार्क मिल सकेगा, ये भी कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के बिल आने की संभावना यहां पे ज्यादा दिख रही है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर नजर रहेगी कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट आएगा, तो ये देखना होगा कि सरकार किस किस मद में खर्चा बढ़ाती है और किस किस मद में खर्चा काटती है चालू कारोबारी के बचे हुए साल में। तो फर्टिलाइजर सेक्टर इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहने वाला है कि मनरेगा होगा, फूड बिल होगा, तो ये सारी चीजें जो देखने वाली बात होगी। एक लास्ट लाइन बता दूं, राजनीतिक लिहाज से भी ये सत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ये सत्र शुरू हो रहा है और अगले दिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, तो उसकी भी छाया आपको सत्र में देखने को मिलेगी। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कई सारे इंपॉर्टेंट बिल होंगे जो कि शीतकालीन सत्र में पेश हो सकते हैं और उन्हीं बिल्स की डिटेल्स लक्ष्मण ने फिलहाल आपको बताई हैं। इस बीच क्विकली एक बार निफ्टी को वापस देखेंगे, 18,600 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आते हैं। इस हफ्ते जो मुकाबला हो रहा है वो एंजल वन के समीत चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच मुकाबला चल रहा है। अब तक जो बदलाव हुए हैं पहले वो दिखा देते हैं। मेहुल कोठारी ने एग्जिट किया है एनएलसी इंडिया से 88 के लेवल्स पर, ऑल्दो इनके टारगेट 100 के थे। 87.55 पर फिलहाल ये कर रहा है ट्रेड, 87 के स्टॉप लॉस थे। तो मेहुल ने निवेली लिग्नाइट से एग्जिट किया है 88 के लेवल्स पर। रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं और रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में आपकी स्क्रीन पर, जिसमें मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो मामूली रिटर्न दे रहा है 1.29% के, रुचि जैन का पोर्टफोलियो 1.21% के दे रहा है और ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो 0.11% के रिटर्न आपको लेंड कर रहा है। तो मुकाबला मेहुल कोठारी, रुचि जैन और ब्रिजेश एल के बीच चल रहा है। रुपये इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आप देखिए नो योर कंपनी। नमस्कार।